देखिए नेक्स्ट हेडिंग है 15वें वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण। पहला नंबर 1 है हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या है कि इसका मीन्स है कि जब भी कोई भी 15वें वर्ग का तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? जब कोई भी 15वें वर्ग का तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें से कोई भी तत्व यदि हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। जैसे N करेगा H के साथ तो NH3 बनाएगा यानी अमोनिया। PH3 करेंगे तो ये क्या है हमारा? फास्फोरस हाइड्रेट कहेंगे। P4 क्या है? फास्फोरस। और H क्या हो गया हमारा? हाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम यदि लिखेंगे तो ये क्या हमारा? अमोनिया। और ये बन जाएगा फास्फीन। ऐसे AsH3 ये बन जाएगा अर्सिन। ऐसे ही Sb के साथ भी H3 करेंगे तो ये बन जाएगा सबटीन। ठीक है, ऐसे करके पदार्थ हमारे बनते चले जाएंगे। और लास्ट रह गया क्या हमारा? बिस्मथ। Bi ये भी क्या बनाएगा? H3 बनाएगा। यानी जितने भी 15वें वर्ग के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सभी हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। देखो इसके आगे आता है नंबर 2 हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? हमारे 17वें वर्ग में कुछ तत्व दिए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सभी क्या है? इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है। यदि हैलोजन तत्व 15वें वर्ग के तत्वों से क्रिया कर लें तो उसे हम बन जाता है क्या? हैलाइड्स बन जाता है। क्या बनता है? हैलाइड्स। और ये 2 प्रकार से क्रिया करते हैं, या तो 3 अणु मिलकर के या फिर 5 अणु मिलकर के। यदि इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। इन्हें हैलोजन तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी तत्व हमें समुद्र से मिलते हैं और ये लाइफ टाइम होते हैं, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये हमेशा जीवित रहते हैं, जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहते हैं और इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसलिए इनको हैलोजन तत्व कहा जाता है। जब हैलोजन तत्व हमारे 15वें वर्ग के साथ क्रिया करते हैं तो वहाँ हैलाइड्स बनाते हैं। और हैलाइड्स बनाते हैं यानी 2 प्रकार के, एक तो ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड क्या होगा? जैसे ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 अणु के लिए। जैसे कि आ जाए NCl3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईब्रोमाइड, नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड। इसमें एस्टेटाइन बहुत कम क्रिया करता है। ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस के साथ मिल जाएंगे तो फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड क्या है? जैसे PCl5 लिख दिया हमने, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, यदि यहाँ 5 आ रहा है तो पेंटाहेलाइड यानी पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड, पेंटाआयोडाइड, पेंटाफ्लोराइड, और ये 3 आ रहा है तो ट्राई आ जाएगा। तो ये जो हैलाइड्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। और जब ये फास्फोरस के साथ ट्राई हैलाइड्स बनता है यानी PCl3, फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स, ये हमारे एक भस्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भस्म बनाते हैं। और इसके भस्म के ही सह संयोजी बंधों द्वारा एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं।
और जितने भी ये ट्राई हैलाइड्स हैं सभी उत्पाद के रूप में यानी क्रिया होने के पश्चात सभी अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, खासकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खासकर केवल जो N है यही हमारा बनाता है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र होता है HOCl और बाकी सभी HCl बनाते हैं, बाकी सभी HCl और ये बनाता है केवल हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl, बाकी सभी HCl बनाते हैं। देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 15वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इनका NS2NP3 के रूप में होता है। N का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1, यदि देखो 1 तो P पर होता नहीं है, 2 से आगे होगा। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होगा? 2 होगा। यदि यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 तो यहाँ भी क्या होगा? 4 होगा। यानी जो S कक्षक में होंगे वही P कक्षक में होंगे। देखिए 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए वहाँ 3 वैज्ञानिक थे, एक था हमारा आफबाउ, हुंड और पाउली। उसका जो मेन लीडर था, वैसे वो जूनियर था, वो था पाउली। पाउली ने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत की थी। ये आफबाउ, हुंड और पाउली तीनों एक ही कॉलेज में शोध छात्र थे। तो जो आफबाउ और हुंड थे वो सीनियर थे और पाउली जूनियर था। आफबाउ और हुंड पहले से ही तत्वों के वर्गीकरण पर शोध कर रहे थे, तभी उसी कॉलेज में आ गया पाउली। पाउली ने भी उसी पर शोध किया, तो पाउली अपने सीनियर से सलाह लेने पहुंच गया कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। आजकल के सीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई कहीं हमसे आगे निकल जाए, इसको कुछ मत बताओ। उन दोनों ने उसका साथ दिया और तीनों ने मिलकर के आवर्त सारणी को 4 ग्रुप्स में बांटा, SP, D और F। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इन तीनों ने मिलकर के किया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक नियम आता है, एक ट्रिक समझ लें। तो देखो इस तरह से पहले एक टेबल बना लीजिए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। उसके बाद एक छोड़कर केवला P स्टार्ट कीजिए, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। अब एक और आगे जाइए, 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F, 6F तक पहुंचता नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन सभी को ऐसे क्रम आप बना सकते हैं आसानी से। क्रम बनाने के बाद ये ध्यान रखिए, यहाँ से ऐसे शुरू करना है इसको, पहला, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे, फिर यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, फोर ऐसे फिर वापस जाएगा सीधा 3D के लिए, 3D से 4P, 5S, 5S से फिर आता है सीधा 4D, 5P, 6S, 6S के बाद 4F, 5D, 6P, 7S, 7S के बाद फिर वापस जाएगा 5F, 6D, 7P, ठीक है। लगभग यहीं तक हमारे सारे तत्व खत्म हो जाते। फिर बचता तो यहाँ 8S ले लो, 8P ले लो, 7P ले लो, 7D ले लो, 6F ले लो। वैसे यहाँ से आगे जाता नहीं है। तो इसको क्रम को यदि हम सीधा एक लाइन से याद करते हैं तो हमें समस्या होती है, हम भूल जाते हैं क्योंकि देखो यहाँ कोई क्रम नहीं है।
2s 2p 3s 3p 4s, ये चलो क्रम आ गया। यहाँ का 4s के बाद क्या आया 3d, 5s के बाद 4d आया, 6s के बाद 4f आया। इनका एक क्रम होता है बेटा ns np n-1 इंटू d और n-2 इंटू f। यानी हर पंक्ति में जो s और p हैं वो बराबर होते हैं, जितने s के होंगे उतने ही p के होंगे। देखिए यहाँ 2s तो p भी कितना 2, 3s तो 3p, 4s तो 4p। हर पंक्ति में जितना s का मिलेगा उतना ही p का मिलेगा, परंतु जो d के मिलेंगे, d ऑर्बिटल मिलेगा, वो क्या मिलेगा एक कम मिलेगा। देखिए s कितना है 4s के बाद क्या आ रहा है 3d, यानी यहाँ 4 तो यहाँ कितना 3, एक कम हो गया। और जो f है वो 2 कम मिलेगा, कितना s है 6s है, 6s के बाद कितना f है 4f, यानी 6 - 2 = 2। यानी जो p और s हैं वो बराबर ऑर्बिटल होते हैं और d का एक कम और f का 2 कम होता है। देखिए अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ। हमारे तत्व होते हैं, पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए बेटा 1s 2s 2p, ये वाला क्रम ध्यान रखिए, ठीक है। अब s पर ध्यान दो बेटा, s पर 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं s पर। कितने होते हैं, यदि s शुरुआत में या बीच में कहीं भी आ रहा है तो वहाँ उस पर 2 लिखेंगे हम, अंत में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पेपर जो होते हैं वो 1 to 6 होते हैं, यानी 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अंत में, परंतु यदि p बीच में आ रहा है तो वहाँ पर 6 ही होंगे पूरे। समझ में आया ना। यदि p कहीं बीच में आ जाएगा किसी भी सीरीज में तो वहाँ हम 6 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर, और यदि अंत में आ रहा है तो 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही d पर 1 to 10 होते हैं, बीच में होगा तो 10 होंगे, और कहीं अन्य स्थान पर होगा यानी अंत में होगा तो वहाँ पर 1 to 10 कुछ भी हो सकता है। और ऐसे f पर 1 to 14 होते हैं, f पर 1 से 14 तक। अधिकतम इलेक्ट्रॉन s पर 2, p पर 6 और d पर 10 और f पर 14 होते हैं। देखिए अब नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, इसका क्या आ जाएगा बेटा s पर अधिकतम 2, अधिकतम 2 और 2 कितना हो गया 4, और बचा कितना 3 p पर आ गया, ns2 np3 2s2 2p, यानी nn का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। हम ले लें फास्फोरस, इसका आ जाएगा 15, 1s 2s 2p 3s 3p। देखिए s पे अधिकतम 2 2 6 2 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15 हो गया पूरा। लास्ट में क्या आया 3 3 nn 2 और 3 2 और 3। आगे अर्धसैनिक ले लें। अर्धसैनिक का परमाणु क्रमांक होता है 33, लगा दीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और फिर 4p, यही तो क्रम बनेगा। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। हमने p पे ख़त्म क्यों कर दिया, क्यों पता है कि p ब्लॉक का तत्व तो p पर ही एंड होना है इसका। लिखते जाइए, s पर कितना आएगा अधिकतम 2 2, p बीच में आ रहा है तो कितना आएगा 6, s बीच में आ रहा है तो 2 6 2, d पे कितना आएगा बीच में 10। गिन लीजिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, कितना बचा 3। p पर कितना आ गया 3 आ गया, वही आ गया। देखो s पर कितना है 4, p पर भी कितना है 4, यानी n दोनों बराबर, s पे 2 और p पे 3 आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किसके रूप में होता है ns2 np3 के रूप में।